बताइएगा जब आपको नजर आ जाएगी स्क्रीन तो। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ शशांक आ रही है। सर आपने वो टर्म देखा था जो मैंने आपको उस दिन बताया था? कौन सा वाला? मुझे दिमाग से निकल गया, याद नहीं। मुझे एक बार वापस बता दो। सर केरियोस्टेनोसिस। एक मिनट, आई जस्ट राइट इट डाउन। क्या बोल रहे हो, स्पेलिंग बोलो। सर KAR KAR YOS YOS। TENOSIS। D फॉर डंकी। नो सर, टेलीविजन T। अच्छा, कह रहे हो KARYOS आगे T है। हाँ जी सर। T ENOSIS। ENOSIS। कैरियोस्टेनोसिस। हाँ जी सर। Okay, fine. I'll get back to you on this one in the next class, most positively. ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, आई सपोज आपको क्लियर हो गया था कि किस तरीके से एब्जॉर्ब होंगी चीजें। आई सपोज मेरे को डाउट नहीं है, क्वेश्चन आता तो आप सॉल्व कर कर आएंगे। क्वेश्चन आपको दो ही तीन ही कैटेगरी से आएगा, याद रखिएगा। पानी का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ कपल ट्रांसपोर्ट, लिपिड का एब्जॉर्प्शन एपिथीलिया के अंदर एज अ मिसल, और लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर एज काइलोमाइक्रोन। जस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स, मोर देन इनफ। ओके, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनीथिंग जेजुनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लार्ज है, लॉन्ग नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर, लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर, राइट। तो इसमें क्या है कि एक तो आपका तीन पार्ट है, सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम। सीकम है, फिर लंबा सा स्ट्रक्चर असेंडिंग कॉलॉन, देन ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड देन डिसेंडिंग कॉलॉन, लास्ट में सिग्माइड कॉलॉन छोटा सा, एंड देन रेक्टम एंड देन फाइनली एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? इसका रोल डाइजेशन वाइजेशन में नहीं है। ये आखिरी फिनिशिंग है जो दी जा रही है फूड को बाहर निकलने से पहले। तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो गार्ड कर रहा है वहां पे, दैट इज अ वाल्व, दैट इज नोन एज इलियोसिकल वाल्व। ड्यूडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से सीकम। तो इलियम और सीकम में वाल्व है, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है ना। वाल्व का फंक्शन जो हमेशा रहता है, प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द फूड, ठीक है। अच्छा, फिर एक और स्ट्रक्चर है छोटा सा, नोन एज अपेंडिक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो सीकम के आगे, सीकम के पीछे की तरफ, बैक रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, मतलब आप एक्सटेंशन, सीकम की एक्सटेंशन बोल सकते हो। सीकम की एक अलग डायरेक्शन में एक्सटेंशन, दैट इज नोन एज द अपेंडिक्स। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, और इसलिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं कि वर्म जैसा है। एंड वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई डायरेक्ट फंक्शन डाइजेशन में नोन नहीं है, हालांकि साइंटिस्ट बहुत कीनली पीछे पड़े हुए हैं कि और ढूंढते का फंक्शन तो होगा, और ऑफ कोर्स थोड़े वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फिलहाल ये है कि अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड अदर थिंग्स, कि इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉन फंक्शनल, ठीक है। अच्छा, लेकिन इट हार्बर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। मोर ओवर, इट हैज समथिंग नोन एज पेयर्स पैचेस भी इसमें रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि पेयर्स पैचेस आपको अपेंडिक्स में भी मिलेंगे। एंड दूसरा, पेयर्स पैचेस इज अ पैच ऑफ lymphoid टिश्यू, उसको ऑब्जर्व फर्स्ट बाय पेयर्स, सो नोन एज पेयर्स पैचेस। अच्छा, इसके अलावा इकोलाई बैक्टीरिया बहुत सारा है, और इकोलाई बैक्टीरिया सीकम के अंदर भी रहेगा। इकोलाई बैक्टीरिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या रहेगा कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है, जो आपने बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, वो बैक्टीरिया के लिए एज अ फूड काम करेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फूड बनाएंगे। अब बैक्टीरिया बदले में आपको बहुत सारी चीजें देगा, जैसे बहुत सारे वाइटामिन देगा, जिसमें चीफ वाइटामिन आते हैं, वाइटामिन के, विटामिन B1, B2, B6, B12,
तो B12, B1, B12 है ना, और के, ये इंपॉर्टेंट वाइटामिन है जो आपको ई कॉलाई बनाकर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। के बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि B12 वाइटामिन, जिसको हम कॉब्लामिन भी बोलते हैं, कॉब्लामिन या कॉब्लामिन का अगर बात करें B12 की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका कोई भी सोर्स ना प्लांट नहीं है। मतलब कि अगर B12 खान लेना है आपको, तो एनिमल प्रोडक्ट्स ही उसका सोर्स है। चिकन ना, चिकन, फिश, है ना, मीट वगैरह, मतलब उसका सोर्स ओनली ओनली मतलब कि ये सब है। मतलब कि नॉन वेज आइटम्स ही उसका क्या है, सोर्स है B12 का। और B12 एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, बिकॉज B12 आपके आरबीसी के मेच्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी रह जाती है तो वी हैव अ डिजीज नोन एज परनीशियस अनीमिया, और इसका सोर्स सिर्फ नॉन वेज आइटम्स है। तो सवाल ये आता है कि क्या वेजिटेरियंस जो है या जो वेगन्स हैं, ठीक है, वेजिटेरियंस एंड वेगन्स, क्या उनको B12 की कमी हो जाएगी? तो उसका आंसर रहता है नो, उनको B12 की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो आपके लिए B12 बना रहा है। एंड मोर ओवर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन से यही ड्रग्स, यही वाइटामिन एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। B12 बनता भी है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। वाटर भी एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ आयंस भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में, हाँ, डाइजेशन नहीं है। अच्छा, मोर ओवर B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए याद रखिएगा, कॉब्लामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपके ये ऑक्जेंटिक सेल्स हैं स्टमक के, जो HCl रिलीज कर रहे थे, वो एक और चीज रिलीज करते हैं, द इंट्रिंसिक फैक्टर। अब हम विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो ये B12 हो गया कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और स्टमक ने के HCl प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ने क्या प्रोड्यूस किया, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दोनों बाउंड हुए, कॉम्प्लेक्स बनाया, और एक कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब होने के लिए क्या जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है ना। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो जो स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो कभी कभार एक क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए ऑक्जेंटिक सेल्स डैमेज हो गए, ठीक है, या ऑक्जेंटिक सेल्स डिग्रेड हो गए, तो बताइए क्या फर्क पहुंचेगा? भाई पहला फर्क ये पहुंचेगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, HCl की कमी हो जाएगी, क्योंकि HCl भी वो रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, HCl इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है, तो भी आपको अनीमिया होगा। और मोर ओवर B12 विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द अनीमिया। हाँ, बात अलग है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है, दैट इज नॉट माइक्रोसिस्टिक अनीमिया, ठीक है, और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो होगा, दैट इज नॉट परनीशियस अनीमिया, राइट। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। तो याद रखिएगा, इकोलाई बैक्टीरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये इतना ही नहीं, ये जो आप खाना खा रहे हैं, जो बाइल पिगमेंट्स आपने रिलीज करी हैं हीमोग्लोबिन को डिग्रेड करके, बाइल पिगमेंट्स, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन अगेन। तो बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन को फर्दर ब्रेक डाउन करता है विटामिन B12। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है। दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होती हैं ये, एक यूरोकॉबलिन एंड स्टेरोकॉबलिन, ठीक है ना। अब इनमें से जो देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इकोलाई बैक्टीरिया ने बाइल पिगमेंट्स को ब्रेक किया और यूरोकॉबलिन और स्टेरोकॉबलिन प्रोड्यूस किया, जो एक्चुअली येलोइश कलर का होता है। अभी येलो कलर के पिगमेंट्स या तो फीकल मैटर के साथ निकल जाएंगे और आपके फीकल मैटर को येलो कलर देंगी, जो फीकल मैटर का कैरेक्टरिस्टिक कलर भी है, येलोइश ब्राउन, है ना, यही कलर होता है फीकल मैटर का नॉर्मली, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही इकोलाई बैक्टीरिया, जिसने स्टेरोकॉबलिन को क्या किया, ब्रेक किया, सॉरी, बाइल पिगमेंट्स को ब्रेक किया है। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, मतलब एंटीबायोटिक्स मतलब वो केमिकल्स जो बैक्टीरिया को डिग्रेड कर सकते हैं, वो पता है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा कि एंटीबायोटिक, कैनामाइसिन, एनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना। तो क्या ये सब कैनामाइसिन, एनामाइसिन, एम्पिलिसिन, पेनिसिलिन, ये जो भी आपने कोई भी अगर एंटीबायोटिक लिया, अगर दिया जा रहा है आपको, तो एंटीबायोटिक लेने का एक बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका जो इकोलाई बैक्टीरिया वो भी मरता है। आप खाओगे तो बराबर सी बात है, एंटीबायोटिक बॉडी में हर जगह काम करेंगे, जहां बैक्टीरिया होगा वहां किल करेंगे। काफी बैक्टीरिया तो हमारा दोस्त वाला भी है, तो इकोलाई बैक्टीरिया बहुत सारा किल हो जाता है।
तो इसलिए आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा किसी को बुखार होता है तो एंटीबायोटिक देने के साथ साथ डॉक्टर ऑल्सो रिकमेंड कि उसे मल्टीविटामिन भी दिया जाए। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आपने मार दिया तो विटामिन नहीं हुए, और विटामिन बनाने वाला बैक्टीरिया है बहुत सारे, वो मर गया तो विटामिन की कमी हो सकती है। तो इसलिए मल्टीविटामिन, स्पेशली विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये दिया जाता है उन लोगों को जिनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये सब भी चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने के लिए कि ई कॉली बैक्टीरिया अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, विटामिन बना रहा है। अच्छा, मैं आपको पिगमेंट के बारे में बता रहा था कि बाइल पिगमेंट्स ब्रेक कर गए, बाइल पिगमेंट्स ब्रेक करके फीकल मैटर के साथ तो निकल गई, कुछ बाइल पिगमेंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब जो रीअब्सॉर्ब हो गई, जो यूरोग्लोबुलिन रीअब्सॉर्ब हो गया, वो ब्लड में आ गया, और ब्लड से फिर ये फिल्टर आउट होता है थ्रू किडनीज। और जब फिल्टर आउट होगा थ्रू किडनी, तो किडनी का कलर, किडनी से निकली हुई चीजें भी, जैसे कि जो यूरिन है, उसका कलर भी क्या हो जाएगा, येलो ही हो जाएगा। तो यूरिन का येलो कलर और फीकल मैटर का येलो कलर दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग है किसके लिए, बाइल पिगमेंट्स के लिए। तो भाई अब लॉजिक भी बैठता है। अब आप समझिए इस बात को कि जब आपको जॉइंटिस हो जाता है, व्हाट इज जॉइंटिस? जॉइंटिस इज अ सिम्टम जो ये बता रहा है कि आपका लिवर डैमेज हुआ है। तो मान लीजिए आपका लिवर डैमेज हुआ है ना, आपको हेपेटाइटिस हुआ है या कुछ भी लिवर में इंफ्लेमेशन हुआ है, लिवर का स्वेलिंग हुई है, तो जब भी लिवर में प्रॉब्लम होगी तो आपका बाइल, जो जूसेस हैं, बाइल जूसेस हैं, ठीक है ना, इनका अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इनका अमाउंट इंक्रीज जब कर जाएगा तो बट ऑब्वियसली बात है, फीकल मैटर का कलर चेंज हो जाएगा। इट वुड बी लाइक इट वुड बी चेंज कलर फॉर फीकल मैटर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ होता क्या एग्जैक्टली। होता एग्जैक्टली ये है कि आप समझिए इस बात को कि बाइल पिगमेंट्स का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, और ये बाइल पिगमेंट्स का इंक्रीज अमाउंट फीकल मैटर में भी नजर आता है। और यही बाइल पिगमेंट्स का इंक्रीज अमाउंट जो बाइल है वो ब्लड में भी लीक कर जाता है। तो बॉडी भी येलोइश कलर की क्या होती है, अपेयर होती है, क्योंकि ब्लड में आपकी बाइल पिगमेंट्स का अमाउंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो स्किन, जहां जहां ब्लड जाएगा और जहां जहां ब्लड स्किन के पास है ना, वहां वहां येलोइश अपेयरेंस आने लग जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि आई येलोइश अपेयर हो जाएंगी, है ना, नाखून के ये आपके फिंगर के टिप्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई हाई होती है, तो ये येलोइश अपेयर होने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो और आपकी स्किन, फेस वगैरह येलोइश अपेयर होने लग जाएंगे। इवन यूरिन कलर विल चेंज मोर येलोइश, क्योंकि मोर बाइल पिगमेंट्स विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, क्योंकि ब्लड में बाइल पिगमेंट्स क्या हो गई, बढ़ गई हैं। तो एवरीथिंग इज लाइक रिलेटेड। ठीक। सो फाइनली फीकल मैटर सीकम में काफी देर रहने, थोड़ी देर रहने के बाद कॉलॉन में रहेगा। कॉलॉन में भी पानी वगैरह एब्जॉर्ब होता रहेगा। अच्छा, एक चीज और है ऑब्जर्व करने वाली, आप किसी भी डायग्राम के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के ये एक येलो सा स्ट्रक्चर देखते हो। ये येलो सा स्ट्रक्चर एक्चुअली आप समझ लीजिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन सर नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? कुछ कह रहे थे आप लोग? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही थी? अच्छा, शुरू से नहीं आ रही है, बीच में से चली गई? तो बीच में ही चली गई थी जब डिस्कस कर रहे थे आप बाइल का अच्छा, और अब जॉइंटिस। अब अब ऑब्जर्व हो रही है स्क्रीन?
हाँ जी सर, अब दिख रही है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि सर आप ये ये बाइल स्ट्रक्चर। पिगमेंट, एक्सक्यूज हाँ मी सर, ये बाइल पिगमेंट जो है किन दो कंपोनेंट से ब्रेक होता है? बेटा, ये होता है यूरोकॉबलिन एंड स्टेरकॉबलिन, UROCOBLIN, यूरोकॉबलिन एंड स्टेरोकॉबलिन, STEROCOBLIN। स्टेरकॉबलिन वो है जो फीकल मैटर को कलर देता है, और यूरोकॉबलिन यूरिन को कलर देता है। ठीक है। यस सर। ओके, तो आगे मैं बता रहा था, आई सपोज माई साउंड एंड द इवन द स्क्रीन इज क्लियर। यस सर। ओके, तो मैं यस सर। ये बता रहा था कि ये जो बीच में आप कहीं देखते हो, ये स्ट्रक्चर एक इस तरीके से बीच में, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है बीच में, ये चीनिया कोलाई है। ठीक है ना, चीनिया, CAENIA, चीनिया, COLI, कोलाई। ये एक्चुअली टेप फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर है, वर्म जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी लंबा सा। एक्चुअली ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये बांध के रखा हुआ है इसको, क्या कहते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, तो उसको सपोर्ट दे रहा है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें 3 मसल लेयर्स होती हैं, मतलब इट्स अ वेरी टफ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो सपोर्ट दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये याद रखिएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन को कोई ऐसा पार्ट नहीं है। ठीक है ना, लार्ज के 3 ही पार्ट्स हैं मेनली, सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम। तो ये कोई पार्ट नहीं है, ये बस एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है टीनिया कोलाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये कोई कैविटी नहीं है जहाँ पे डायरेक्शन वगैरह हो या एब्जॉर्प्शन हो। इट्स जस्ट अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। ओके, तो इतना ही है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। उसके बाद आपको बताइए कि फीकल मैटर जो है वो यहाँ पर काफी देर स्टोर रहेगा, और फिर ये जो फीकल मैटर है जब ये भर जाएगा, तब ये कुछ टाइम बाद फिर एंटर करेगा रेक्टम के अंदर। जैसे ही फीकल मैटर रेक्टम के अंदर एंटर करेगा, तो रेक्टम की वॉल्स को पुश करेगा। रेक्टम की वॉल्स को जब पुश करेगा, तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाएगा, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। ब्रेन को बताया जाएगा कि यस, फीकल मैटर रेक्टम में आ गया, तो यू विल फील एन अर्ज टू डेफिकेट। तो आपको डेफिकेशन का एक अर्ज फील होगा। लेकिन अभी आप डेफिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिकेट करने के लिए एनस के पास एक स्फिंक्चर है। ठीक है ना, और वो स्फिंक्चर स्केलेटल मसल का स्फिंक्चर होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट होता है। और ये जो स्केलेटल मसल का स्फिंक्चर है जो एनस में है, ये आपको हेल्प करेगा टू डेफिकेट नॉर्मली। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इन टोटल 2 स्फिंक्चर्स होते हैं। एक स्फिंक्चर होता है स्मूथ मसल का, इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और एक फाइनली एक आखिरी स्फिंक्चर होता है। स्फिंक्चर क्या है, वो मसल्स होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हैं, जिसको आप कॉन्स्ट्रिक्ट करके डेफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो डेफिकेशन इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, आप चाहेंगे तभी होगा। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में? हाँ, कोई बूढ़ा है या कोई बहुत बच्चा है जिसके मसल्स वीक हो गए हैं, तो फिर वो अलग कॉन्टेक्स्ट है कि वहां पर कंट्रोल नहीं रहेगा डेफिकेशन का। लेकिन इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट इट इज अ वॉलेंट्री कंट्रोल। डेफिकेशन आपकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि फाइनल स्फिंक्चर जो है, जो एक्सटीरियर स्फिंक्चर बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली अ स्केलेटल मसल। खैर, इतना ही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। अगला हम बात करने जा रहे हैं कुछ डिसऑर्डर्स की। अच्छा, एनसीईआरटी के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, पहले उनके उनकी मैं नेमिंग कर देता हूँ। उनको वैसे इतना डिस्कस करने की इतना रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल से डिसऑर्डर्स हैं। एनसीईआरटी का जो सबसे पहला डिसऑर्डर होता है वो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग पता है आपको, इट्स वेरी सिंपल कि स्टमक के कंटेंट बगल कैविटी से बाहर आ रहे हैं। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है जो कंट्रोल हो रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। कुछ नया नहीं है, सारे रिफ्लेक्सेस मेडुला ऑब्लोंगाटा से कंट्रोल होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो, चाहे वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो, चाहे वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो, है ना, चाहे वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो, चाहे वो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स हो, मतलब जितने नॉर्मल बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस हो, ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सेस ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से कंट्रोल होते हैं। तो आई डोंट सोच में कोई खास बात है कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स भी मेडुला ऑब्लोंगाटा से कंट्रोल होता है।
फिर वॉमिटिंग के बाद एक डिसऑर्डर है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन बहुत सिंपल सा है, आपको डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो बड़ा सी बात है, उसमें क्या हो सकता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस कब होगा? जब मूड का इम्बैलेंस होगा। तो एंग्जाइटी, बेचैनी, ये इंडाइजेशन कॉज कर सकता है। या एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं, इनएडिक्वेट एंजाइम्स, या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फूड बहुत स्पाइसी है। देखिए जो स्पाइसेस है वो इंटरफेयर करते हैं इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि एंजाइम्स को प्रॉपरली काम नहीं करने देते स्पाइसेस। तो स्पाइसी फूड इंडाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इंडाइजेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, स्पाइसी फूड और ओवर ईटिंग और एंग्जाइटी और सो मैनी ऑफ द रीजंस। इसके अलावा एक डिसऑर्डर दिया हुआ है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो दैट इज डायरिया। अब डायरिया और एक होता है कॉन्स्टिपेशन, दोनों अपोजिट है। डायरिया में जो स्टूल है वो वाटरी हो गया है, क्यों? क्योंकि वो क्विकली मूव कर गया पूरे इससे बॉडी से, और क्योंकि क्विकली मूव किया तो पानी एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिला। पानी एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिला तो फीकल मैटर कैसा है? वाटरी है। तो वाटरी फीकल मैटर आ रहा है। इसका इसके रीजन बहुत सारा हो सकता है, डायरिया के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, मतलब कि एंटामीबा आ गया है बॉडी में। कॉलेरा है ना, विब्रो कॉलेरा, बैक्टीरिया आ गया है। तो कुछ भी बैक्टीरिया या किसी पैथोजन से इन्वेजन आपके इंटेस्टाइन का कैन कॉज डायरिया। और डायरिया का सिंपल सा सॉल्यूशन है ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, जिसको हम ओआरएस बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। क्योंकि जब आपको डायरिया होता है बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है और बहुत सारे आयंस लॉस हो जाते हैं बॉडी से, तो उसको वापस से बॉडी में लाने के लिए वी विल रिक्वायर ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। खैर कॉन्स्टिपेशन अपोजिट है, उसमें फीकल मैटर प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है ना। जिसका है ना, तो जिसका सोल्यूशन और प्रिवेंशन दोनों ही है। सोल्यूशन है कुछ ऐसे सॉल्ट्स ले जाएं जो इजीली एब्जॉर्ब ना हो। तो ऐसे सॉल्ट्स आप खाएंगे जैसे मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वो आपके फूड की जो ऑस्मोलैरिटी है उसको बढ़ा देंगे। फूड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो इंटेस्टाइन से काफी सारा वाटर या ब्लड कैपिलरी से बहुत सारा पानी निकल के इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो फीकल मैटर थोड़ा वाटरी हो जाएगा। थोड़ा वाटरी हो जाएगा तो पासिंग ऑन में क्या होगा? आसानी होगी। तो ये एक सॉल्यूशन है फॉर द कॉन्स्टिपेशन एज अ क्योर। प्रिवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्स्टिपेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने डाइट में रफेजेस इंक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। सलाद, सैलड ज्यादा खा सकते हैं, है ना। फाइबरस फूड ज्यादा ले सकते हैं, है ना। और प्रॉपरली कुक फूड खा सकते हैं, अच्छे से चबा के खा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रिवेंशन हैं, ठीक है, फॉर द कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों ही जरूरी है कॉन्स्टिपेशन के। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में अगर ड्राई फीकल मैटर बार बार पास होगा तो इट कैन स्लोली डैमेज द एनल रीजन या रेक्टल रीजन। और देखिए ये तो छोटे बच्चों से अब कहानी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक पत्थर को अगर एक पतले से धागे से भी डेली घिसा जाए तो उस पर भी धीरे धीरे टाइम के साथ निशान पड़ जाते हैं। तो बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमको लग रहा है कि फीकल मैटर ही तो है, ड्राई फीकल मैटर ही तो है, कितना नुकसान पहुंचा देगा एनएस को, है तो फीकल मैटर है, कितना ही हार्ड है। लेकिन वो नुकसान पहुंचाता है, थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। और जिन लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्स्टिपेशन रहता है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, उनको लेटर ऑन एट एज, जब ओल्ड एज में वो पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो दे मे सफर फ्रॉम हेमोरॉइड्स। हेमरहॉइड्स मतलब कि टिश्यू डैमेज हो गया, और डैमेज होकर उसके नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, पस लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं, जो एनल रीजन या रेक्टल रीजन में बन सकते हैं, और जिसको हम एक जनरल टर्म्स में पाइल्स नाम के डिसऑर्डर से जानते हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी अ रीजन इन अ लॉन्ग टर्म फ्रॉम पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन सिंस young age. So that is about the constipation. That's all about the vomiting, the other things. एक चीज डाइजेशन वाले चैप्टर से बहुत जरूरी है और आपको पता भी होनी चाहिए, दैट इज मैल न्यूट्रिशन। अच्छा, मैल न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट की बात करने से पहले हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आई जस्ट टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा ये सारे फिगर्स। ओके,
तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं भाई। एक जगह लिखा हुआ है 4.12 और उसके आगे लिखा हुआ है 4, फिर 5.64 और फिर लिखा हुआ है 4, एक जगह लिखा है 9.45 और फिर 9। ये एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यूज हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वैल्यू बुक्स टू बुक्स थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं, तो उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट वैल्यूज याद रखेगा कि करीब 4.25, 5.5 और 9.5, है ना। ये सब वैल्यूज किलो कैलोरीज पर ग्राम है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ना, कि 1 ग्राम, मान लो कि मुझे कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है एक पर्टिकुलर केमिकल के, लेट्स से किसी भी केमिकल की, लेट्स से प्रोटीन की। तो एक प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी कि 1 ग्राम प्रोटीन लूं, उसको पूरा कंबस्ट कर दूं, ठीक है, या पूरा यूज कर लूं, तो कितनी एनर्जी वो 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा इन कैलोरीज कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते हैं, कंप्लीटली कंबस्ट करते हैं, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, दैट इज 4.12 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स के लिए वही हो जाता है 5.64 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, और लिपिड्स के लिए इट इज 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन अ जनरल कैटेगरी, इन अ जनरल टर्म्स, इन अ जनरल टर्म्स बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, नॉट इन बॉडी, इन जनरल टर्म्स सबसे ज्यादा एनर्जी हमें लिपिड्स देंगे, फिर प्रोटीन्स और फिर कार्बोहाइड्रेट्स है। अब यही जो वैल्यूज हैं, जब हम बॉडी में आ जाते हैं तो कुछ एनर्जी हमारी कंज्यूम भी होती है इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सब कुछ कैलकुलेट करते हुए जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू आती है, जिसको आप फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोल सकते हो, कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो आपको ध्यान रखनी है बॉडी के हिसाब से, वो है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर कार्बोहाइड्रेट, और 4 ही फॉर द प्रोटीन्स, और 9 है फॉर द लिपिड्स। तो आप ये देखिए एक तरीके से कि प्रोटीन की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है बॉडी के अंदर। मतलब प्रोटीन बॉडी के बाहर तो ठीक है एनर्जी जितनी दे रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है प्रोटीन्स को यूज करने के लिए फॉर एनर्जी, ठीक है। तो वहां पर जो चेंज है वो काफी ज्यादा आ रहा है। खैर, तो 4, 4 और 9, 4 कार्बोहाइड्रेट के लिए, 4 प्रोटीन के लिए और 9 लिपिड के लिए किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी है। ये वैल्यूज याद रखिएगा। पहले ये सब चीजें अपेंडिक्स में दे रखी थी एनसीईआरटी के, अभी मेन टेक्स्ट में आ गया है। तो जब मेन टेक्स्ट में आ गया है, येलो बॉक्स में आ गया है, तो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस का ये हो गया है। तो माइंड में रखिएगा ये एनर्जी वैल्यूज हैं, और ये एनर्जी वैल्यूज बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक पर्सन ने ये सब चीजें खाई, तो बताइए फिर उसको कितनी कैलोरीज क्या मिली है, एनर्जी मिली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखिएगा 4, 4 और 9 की, और जस्ट आंसर मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, लेट्स से ओके। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, उससे प्रोटीन खाया है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन खा रहा है वो। सेलुलोस मतलब कि सैलड वगैरह खा रहा है 5 ग्राम, शुगर इनटेक है उसका 5 ग्राम, और ऑयल इनटेक है 5 ग्राम। तो आपको कैलकुलेट ये करना है कि उसको कितने कैलोरीज
वो इससे ले रहा है, या कितनी कैलोरी एनर्जी उसको इस फूड से मिल रही है। प्रोटीन 10 ग्राम, सेलुलोज 5 ग्राम, शुगर 5 ग्राम और ऑयल 5 ग्राम। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम्ड बाय दिस पर्सन। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ, फटाफट इसका आंसर दीजिए। यस सर। जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज हैं वो बॉडी के बाहर हैं, और बॉडी के अंदर हम फिजियोलॉजिकल वैल्यूज यूज करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट की 4, प्रोटीन के लिए भी 4 और लिपिड के लिए 9 है। सर हाँ जी शशांक। सर इस केस में जो सेल है, सेल में तो सर दोनों चीज होगी ना, प्रोटीन और लिपिड दोनों ही। नहीं नहीं, मैं एक बस जनरल बात कर रहा हूँ कि बॉडी में ये कंज्यूम जगह, सेल की तो बात ही नहीं की मैंने। नहीं नहीं सर, ये यहाँ पे जो सेल लिखा है, सेलुलॉस ये है, क्या सेलुलॉस, लिखा वो है? यू भी तो लगा हुआ है, अच्छा, सेलुलॉस है। सेल्यूलोज है। हाँ सेलुलॉस है। प्रोटीन ओके और सेलुलॉस, शुगर एंड ऑयल। ओके। प्रोटीन, सेलुलॉस यानी सैलड वगैरह खाया है उसने, और शुगर और ऑयल, ये 4 चीजें हैं। और सेलुलॉस आपको पता है कि बायोलॉजिकली क्या है, मतलब कि व्हाट कैटेगरी इट फॉल्स इन। यस सर, यस कार्बोहाइड्रेट, सर। प्रोटीन, लिपिड्स, है ना, दैट यू नो। निकल गया आंसर? सर 125। 125। और कोई? सर किलो कैलोरी में बताना है या खाली कैलोरी में? बेटा किलो कैलोरी में ही होता है, जब मैंने 4 बोला तो 4 किलो कैलोरी है वो, तो आप किलो कैलोरी में बता दो। तो सर 125। 125। हाँ तो ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। अब मेरे को आंसर नहीं पता क्योंकि मैंने तो रैंडमली क्वेश्चन दिया, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 10 into 4 10, हो जाएगा, 5 into 4, 5 into 4, हाँ फाइव चलिए इंटू कर नाइन लेते हैं। तो 10 ग्राम प्रोटीन है, तो प्रोटीन के लिए हम लेते हैं 4 किलो कैलोरी। तो 4 को 10 यस से सर। मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया। एज सिंपल एज दैट। सेलुलोस है कार्बोहाइड्रेट, तो इसके लिए 4 लेना चाहिए, लेकिन सेलुलोस हम बॉडी में यूज नहीं करते फॉर एनर्जी, वो वेस्ट में ऐसे निकल जाता है, तो इसे हम वो तो कंज्यूम नहीं कर निकल। सकते क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं है उसको ब्रेक करने का। तो इसके लिए आंसर आएगा 0। शुगर्स, अदर शुगर्स 5 ग्राम अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसके लिए भी 4 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दैट बिकम्स 105 हो फोर जाएगा फाइव फिर। 20 हो जाएगा। दैट इज 20। और ऑयल 5 9 जा, 9 लेंगे हम ऑयल के लिए, लिपिड्स के लिए, तो इट बिकम्स 5 थर्टी 9 फाइव जा 45। 45। तो इन टोटल इट बिकम्स 40 प्लस 45 85 प्लस 20, दैट इज 105 105 मतलब 105। 105। तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 105 105। किलो कैलोरी इन बॉडी आपको इससे मिल रही है। 105 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। किलो कैल्स याद रखिए, किलो कैलोरी में ये टर्म्स है। मतलब आप बोल सकते हो कि 105 000 कैलोरीज, ठीक है। क्या किलो मतलब 1000, ये आपको पता है। खैर, तो ये अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ओके, सर अगर दिखने हम में इन एक, जनरल बात करेंगे तो फिर तब 125 होगा ना, क्योंकि सेल्यूलोज में इतनी है पर हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती है ना वो। नहीं इन जनरल बात ही नहीं कर सकते ना। अगर इन जनरल बात करेंगे तो फिर प्रोटीन के लिए आप 4 के लोगे, फिर आप 5.64 लोगे। फिर तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि 10 को 5.64 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को फिर 4.45 जो भी है मुझसे मल्टीप्लाई करोगे, ऑयल को 9.45 से मल्टीप्लाई करोगे। सो इन जनरल बात नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं।
तो याद रखिएगा सेलुलोस अगर आता भी है क्वेश्चन में तो वुड नॉट बी कंसिडर फॉर कैलोरिफिक एनर्जी, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें। तो आप बोलोगे सर गाय की बात करेंगे फिर तो ये कैलकुलेट कर ही लेंगे। हाँ, गाय की बात करेंगे तो फिर वी कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। गाय की बात करें, कॉकरोच की हाँ बात सर, करें, जिन लोग ह्यूमन पे तो सेलुलोस, अब्जॉर्ब नहीं होता ना, वो हाँ तो सिर्फ वाटर हाँ, कंटेंट है लेकिन। एब्जॉर्ब नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होता सेलुलोस, ठीक है। तो सेलुलोज डाइजेशन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है और हाँ किसी जी की सर। प्रॉपर्टी नहीं है। इन तो अगर सेलुलोज, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज डिटेल्स, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब आपने बात छेड़ी है, तो सेलुलोज किसी की प्रॉपर्टी की, किसी की डाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय बैक्टीरिया के। दुनिया में हाँ ऐसा सर कोई भी वो ऐसा तो। ऑर्गेनिज्म नहीं है, हाँ, दुनिया में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेलुलेस बना रहा हो अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। तो जो यस कॉकरोच भी सर। डाइजेस्ट कर पा रहा है, या जो काउ भी डाइजेस्ट कर पा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दे हैव, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। तो खैर, यस सर। छोड़ देते हैं सब चीज़ों को, आगे बात करते हैं। आगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में पहले अपेंडिक्स में जैसा जनरल टेक्स्ट में, इसलिए हम बात करेंगे, पहले भी करते थे अब भी करेंगे, जरूरी है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है कि स्पेसिफिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं मेनली, एक क्वाशोरकर और एक मैरास्मस। अच्छा, क्वाशोरकर और मैरास्मस में एक जनरल सा फर्क क्या है कि क्वाशोरकर सिर्फ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मतलब कि आपको दिन में जितनी कैलोरीज चाहिए वो आपको मिल रही हैं, नो इश्यूज ऑन दैट, ठीक है। लेकिन वो कैलोरीज प्रोटीन से नहीं आ रही। देखिए, आपको दिन के करीब 2200-2800 किलो कैलोरीज चाहिए होते हैं, 2200 अप्रोक्सीमेटली, जब आप रेस्ट में हैं, सो रहे हैं, पूरा दिन आराम कर रहे हैं, जो आप सिर्फ लॉकडाउन में ही कर सकते हैं इन एन जनरल टर्म, ठीक है। जब आप कुछ भी उठे भी हुए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर टीवी भी देख रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एनर्जी अमाउंट चाहिए तो ज़्यादा ज़्यादा वो करीब 2800 के करीब हो जाता है। खैर, वो आपके वेट और हाइट सब पे डिपेंड करेगा, उसको हम बीएमआई बोलते हैं, उस पर नहीं जाते, ठीक है ना। बीएमआई वगैरह पे नहीं जाते। बस ये होता है कि हर पर्सन को अपनी हाइट और वेट और सेक्स के हिसाब से, मतलब वो मेल या फीमेल है, उसकी हाइट कितनी है और मतलब कि बॉडी का वेट कितना है, वो सबके हिसाब से जो है, सॉरी वेट नहीं, हाइट और एज, हाइट एज एंड सेक्स के हिसाब से एक पर्सन को दिन की एक पर्टिकुलर कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब दिन की पर्टिकुलर कैलोरीज मान लो कि इसको 2200 चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि आपने 2200 किलो कैलोरीज चाहिए, आपने सारे के सारे लिपिड ही खा लिए। आप सारे लिपिड नहीं खा सकते, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स तीनों बैलेंस में लेने हैं, इसलिए हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। आपके डाइट में सिर्फ ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयंस और वाइटामिन भी होने चाहिए। और ये आपको पता है कि बिना मेटल आयंस को, बिना वाइटामिन के आपके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, लाइक को एंजाइम्स को वाइटामिन चाहिए, ठीक है ना। मेटल आयंस आपको चाहिए एज को फैक्टर्स बहुत सारे रिएक्शन में। तो आयंस और वाइटामिन अगेन एक जनरल इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी को बिल्डअप भी करना है, बॉडी में रिएक्शन भी करानी है, तो एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, ठीक है ना, जिसमें तीनों चीजें क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, जिसमें हम जनरली 5:3:2 की बात करते हैं कि 5 लिपिड, सॉरी 5 कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रोटीन एंड 2 लिपिड्स। तो 5:3:2 की बात करते हैं जनरली, लेकिन वो थोड़ा वेरिएशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है। खैर, कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्सन को ओवरऑल कैलोरीज चाहिए होती हैं, वो एक पर्सन को मिल रही हैं, लेकिन वो कैलोरीज प्रोटीन से नहीं आ रही, और वो छोटा बच्चा है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा बच्चा है, 1 से 5 साल का बच्चा है, तो फिर उसको एक डिसऑर्डर हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्वाशोरकर। तो क्वाशोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ओवरऑल कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं है। मैरास्मस जहाँ पर बच्चे को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। अब कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो बिल्कुल बॉडी में कैलोरीज की कमी है, ओवरऑल कैलोरीज की कमी है, और प्रोटीन की कमी तो है ही। तो क्वाशोरकर और मरासमस में क्या कॉमन है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और क्या कॉमन नहीं है, क्वाशोरकर में ओवरऑल कैलोरीज की कमी नहीं है। खैर, दोनों के अंदर सिम्टम्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा ही फैट निकल जाएगा, एक बच्चा बहुत ही कमजोर, उसकी हड्डियां भी नजर आने लगेंगी, रिब्स भी नजर आने लगेंगे, स्किन से एकदम फैट लॉस हो जाएगा, बूढ़ा सा दिखने लगेगा वो, ठीक है। आंखें एकदम मतलब कि एकदम एकदम ड्राई सी आईज, और उस तरीके से पूरी ही, और लिम्स बहुत ही पतले, एकदम सूखी हुई बॉडी, इस तरीके की। तो जिसको हम हिंदी में कुपोषण बोलते हैं, ठीक है, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो वैसा देखिएगा एक छोटा बच्चा, उसको हम मरासमस बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें ओल्ड फेस होगा,
बिल्कुल फैट नहीं होगा, स्किन एकदम जैसे एकदम हड्डियां नजर आने लग जाती हैं, ठीक है ना, तो वैसा वाला, ठीक है, ओके। और उसके साथ में ये क्वाशोरकर है, इसमें क्या है कि वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह होगी, जो स्वेलिंग पेट में नजर आ सकती है, तो पॉट बेली, ठीक है ना, ऑडेमा मतलब स्वेलिंग होता है, पाँव में हाथ पैर में भी स्वेलिंग आएगी, ये हाथ पैर मोटे नहीं हुए, ये हेल्दी नहीं है, ये स्वेलिंग है, फेस पे स्वेलिंग, मून फेस, राउंड फेस, ठीक है ना। अच्छा, और स्किन पे पार्शियल पिगमेंटेशन भी खुद दिखाई दे सकता है, और बालों का कलर का पिगमेंटेशन लॉस होना, काले से वो ब्राउन हो गए, ब्राउन से रेड हो गए, तो उस तरीके के हेयर उसमें नजर आएंगे। तो जनरल बॉडी स्वेलिंग, पेट का फूला होना, फेस, मून फेस, ये सब क्वाशरकोर में नजर आएगा, क्वाशरकर में नजर आएगा। और पूरी बॉडी कमजोर हो गई है, पूरी स्किन फिल्म्स पतले हो गए, थिननेस आ गई है, बिल्कुल स्वेलिंग नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है, कोई फैट नाम की चीज नहीं है, या प्रोटीन नाम की चीज नहीं है, दैट इज मैरास्मस। तो याद रखिएगा, क्वाशरकर और मैरास्मस दोनों ही प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है। क्वाशोरकर का रीजन क्या हो सकता है, क्वाशोरकर का रीजन क्या, मैरास्मस का रीजन तो सिंपल है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। क्वाशोरकर का रीजन क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, जब उसने दूध पीना छोड़ा, ठीक है, तो उसके बाद आपको, आपने उसकी डाइट को रिप्लेस करना होता है। आपके उसकी डाइट को किससे रिप्लेस किया, मान लीजिए आपने ऐसे खाने से रिप्लेस कर दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो काफी ज्यादा है, बल्कि उसमें एनर्जी तो उसे पूरी मिल रही है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट काफी क्या है, लो है, तो प्रोटीन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो ऐसे फूड से रिप्लेस कर देना उसके खाने को विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट लो प्रोटीन कंटेंट, उससे क्वाशोरकर हो सकता है। खैर, तो दैट इज व्हाट द डिसऑर्डर, और ये एक एक्चुअल एक इमेज है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशोरकर, ठीक है। खैर, आगे बात करते हैं। आगे वाइटामिन की बात है, ये वाइटामिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको याद करने होंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एक याद ना सही तो एटलीस्ट 2-4 बार इसे पढ़ लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको रहे कि देर आर वाइटामिन B1। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि वाइटामिन B1, वाइटामिन B1 इज थियामीन, कॉजेज यू बेरी बेरी, सॉरी, डेफिशिएंसी कॉजेज यू बेरी बेरी, इट्स अ मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर। वाइटामिन B1 याद रखिएगा, और इसका डिसऑर्डर बेरी याद रखिएगा, वाइटामिन B1 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और B2 B3 तो आप जानते ही हो, मैं ये मैंने आपको कोएंजाइम में पढ़ाया था कि B2 राइबोफ्लेविन, ये वही है जो आपके FDH है ना, एडी सॉरी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर काम करता है, ठीक है। नियासिन B3, ये वही है जो आपके NADH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर काम करता है, विटामिन B3। पैराडॉक्सिन B6, सियानोकोबालामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 याद रखिएगा, डेफिशिएंसी कॉजेज यू पर्नीशियस अनीमिया। विटामिन B1 फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल है अगेन एनीमिया के लिए। अगर आपको एनीमिया हो जाता है तो आपको डॉक्टर दोनों देता है, B12 एंड B9, दोनों का कॉम्बिनेशन देता है, दोनों ही आपके RBC के मेच्योरिटी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन इसके सर बाद बी जो सिक्स भी इम्पोर्टेंट एनीमिया है, के लिए है? हाँ जी, B6 भी एनीमिया के लिए है? कौन, B6? हाँ जी सर। हाँ, अब देखिए पूरा जो B6 की अगर हम बात करें, बेसिकली इसके जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो मेनली एनीमिया नहीं है, ठीक है ना, इसमें मेनली स्किन के डिसऑर्डर्स या मसल के डिसऑर्डर्स और बाकी डिसऑर्डर्स मेनली B6 की वजह से आते हैं, ठीक है। हाँ, ओवरऑल ब्लड RBC की कमी भी हो जाती है, तो यस, इसमें एनीमिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका मेन सिम्टम नहीं है, बट यस, वन ऑफ द सिम्टम है B6 की डेफिशिएंसी का, ठीक है। ओके सर। खैर, खैर, आगे बात करते हैं। विटामिन C, ये इंपॉर्टेंट है, आपके कोलेजन फाइबर्स बनाने के लिए जरूरी है, और कोलेजन फाइबर्स नहीं बनेंगे तो गम्स आपके लूज रह जाएंगे, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, है ना, स्किन भी एकदम लूज लूज सी हो जाएगी, तो दैट इज स्कर्वी, जहाँ गम्स लूज हो जाते हैं और ब्लड लॉस हो जाता है गम से, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन C याद रखेगा, इट्स नथिंग बट एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन है एस्कॉर्बिक एसिड, इट्स अ मॉडिफाइड शुगर, ठीक है। तो विटामिन C इज नथिंग बट मॉडिफाइड ग्लूकोज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ओनली, विटामिन C, ठीक है। विटामिन A, रेटिनॉल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रेटिनल बनाने के लिए, रेटिनल इज अ पिगमेंट इन योर आई, ठीक है ना, इन द रेटिनल पिगमेंट, ठीक है, इन रॉड्स एंड कोन्स, दोनों के लिए कॉमन है, मतलब ऐसे नहीं कि रॉड्स में, रॉड्स एंड कोन्स दोनों के अंदर कॉमन पिगमेंट है, दैट इज रेटिनल।
डिराइव फ्रॉम रेटिनॉल। तो ऑल और अल का फर्क है, पता दिख रहा है आपको, केमिस्ट्री पता है आपको, OH और CHO का फर्क है। OH हटाया CHO लगा दिया तो इट बिकम्स रेटिनल। खैर, डिसऑर्डर्स आपका वही नाइट ब्लाइंडनेस, रात में देखना, अंधेरे में मुश्किल होना देखने में, जीरोफ्थैल्मिया दैट इज ड्राई आईज, दैट इज की आंखों के एकदम सूखापन, ठीक है ना। विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरॉल, ये बहुत आसान है, विटामिन डी, ठीक है ना, ठीक है। और विटामिन डी की तो मतलब कि तो मेरे ख्याल से पता नहीं बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स की ऐड भी आती थी कि दूध की शक्ति बढ़ाता है बॉर्नवीटा, क्योंकि उसमें विटामिन डी है, क्योंकि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम ऑफ मिल्क। तो मिल्क का कैल्शियम ही नहीं, आपने कोई भी कैल्शियम किसी भी फॉर्म में कैल्शियम खाया, ठीक है ना, चाहे आपने दूध में खाया, चाहे आपने आपका मन किया आपने चौक खा ली, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी खा ली, ठीक है, कुछ भी फॉर्म्स में आप अगर कैल्शियम खा रहे हैं, हालांकि मुल्तानी मिट्टी और चौक इज नॉट रिकमेंडेड, तो किसी भी फॉर्म में आप कैल्शियम अगर खा रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है, जो आपके स्किन में बनता है, स्किन में बनने के बाद लिवर में जाता है, स्टोर रहता है, फिर जब जरूरत होती है तो फिर आपके किडनी से रिलीज होता है। तो बहुत ही टूर सा है इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, स्किन में बन रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ UV, ठीक है, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट क्योंकि विटामिन डी बनाता है। तो स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर है उससे उससे बन रहा है, और बन के लिवर में स्टोर हो रहा है, और जब चाहिए तब किडनी से इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव फॉर्म रिलीज हो रहा है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग, तो आपकी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, और इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और आपको रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स हम बोलेंगे छोटे बच्चों में, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोमैलाशिया इन एडल्ट्स। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए और काफी सारी चीज बॉडी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, ठीक है, और फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली जिनके अंदर विटामिन ई की कमी रहती है दे आर इनफर्टाइल। तो विटामिन ई स्किन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, ठीक है ना, वाइटलिटी के लिए, ठीक है ना, यूथफुलनेस के लिए, ठीक है ना, क्या है, इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने वाला एक और बहुत इंटरेस्टिंग विटामिन, विटामिन सी। तो विटामिन सी भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने तो आप नींबू पानी पीजिए, आंवला खाइए, इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के, विटामिन के आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा, काम करेगा तो आपको फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द विटामिन्स। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने मार्क किए हैं उन्हें याद रख लीजिएगा, दैट वुड बी गुड इनफ फॉर यू, you would be good to go. So that's all about the, I suppose, about the digestion. कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम रेस्पिरेशन के बारे में we'll start talking about respiration. सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। आप पूछो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछता था कि जब हमारी बॉडी में जब इतनी सारी स्टोर एनर्जी है सर, फैट्स के रूप में, तो हमारे को भूख क्यों लगती है फिर? वेरी गुड। हमारी बॉडी उस देखिए क्या, एनर्जी को ब्रेक करके खा नहीं सकती? हाँ बहुत बढ़िया। देखिए व्हाट यू आर आस्किंग इज, इसको अगर मैं आपको एक जनरल तरीके से आंसर दूं, आपको बेटर समझ में आएगा कि मेरे मान लीजिए मेरे बैंक में पैसा काफी सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं रोज जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाऊं और पैसे ना कमाऊं? और सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है कि वो स्टोरेज है, वो आपदा के लिए है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड है, वो आपदा के लिए है, ठीक है, वो यूज होगा जब आप फूड नहीं खाएंगे, ठीक है। आपको भूख लग रही है आपके रेगुलर इनटेक के लिए, ठीक है, जो आपने खाना खाया सीधा लिवर में पहुंचा, यूज हो गया। अब यूज होने के बाद लिवर से वो खाना जाके जाके पहुंच चुका है आपकी बॉडी में, आपके एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, कुछ पार्ट लिवर में ही स्टोर्ड है, ठीक है। तो जो आप रेगुलर फूड इनटेक कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी बॉडी की रेगुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो स्टोर हो रहा है वो आपके एक आपकी बॉडी एक तरीके के लिए जब नहीं मिलेगा उसके लिए स्टोर हो रहा है। तो बट ऑब्वियसली बात है, जब खाना नहीं खाओगे तब आपका ये फैट जो आपका स्टोर है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, वो यू कंज्यूम होगा, है ना। तो अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपके लेबर में, आपके स्किन में, आपकी बेली में, आपके फेस पे वो जो फैट सारा स्टोर है वो स्लोली ग्रेजुअली
यूज होगा, कंज्यूम होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और चीज, जब आप फूड स्टोर करते हो, ठीक है ना, स्टोर फूड इज ऑलवेज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? तो जब आप फूड स्टोर कर रहे हो तो आप मोस्टली उस फूड को लिपिड की फॉर्म में स्टोर कर रहे हो या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रहे हो। अब एक आपने ग्लूकोज को एंजाइम से ब्रेक किया और उसे यूज किया फॉर एनर्जी, ठीक है, दैट इज नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी लोगे, क्योंकि उसमें आप बेसिकली लिपिड्स ब्रेक करोगे, और जब आप ज्यादा लिपिड्स ब्रेक करते हो तो बाय प्रोडक्ट में कीटोन बॉडीज बनती हैं, और जब बाय प्रोडक्ट में कीटोन बॉडीज बनती हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, जो ब्रेन को भी धीरे धीरे डैमेज कर सकती हैं। सर आपकी आवाज चली गई। तो अगर इसलिए हम ज्यादातर स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बेसिकली लिपिड्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो उसके बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी यूजफुल, बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए अच्छा है, रेगुलर के लिए अच्छा नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आई जस्ट रीजॉइन दिस, एक्चुअली जब भी कोई कॉल आ जाता है तो इट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ शशांक, यस सर। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर क्लियर है। हाँ तो सर वो जो ओके, हमको तो जो हाँ बोलो बोलो। हाँ तो सर जो मतलब जनरली जैसे जब भूख लगती है तो पेट में से आवाज आती है, वो इसीलिए होती है कि हमारी बॉडी को उस टाइम के लिए जो एनर्जी नीड है वो बाहर से सप्लाई हो सके। नहीं नहीं नहीं, देखो, पेट में से आवाज जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो भूख लगने वाला सेंसेशन है बेटा, उसके लिए आपके यस सर। काफी सारे ना हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि व्हेन अवर स्टमक इज एम्प्टी, या तब क्या होता है कि जब काफी टाइम हो गया को भूख लगे हुए हैं, तो आपके जो एडिपोसाइट्स जो जनरल है लिवर के, जो कंज्यूम फॉर्म ऑफ एनर्जी सेल्स एडिपोसाइट्स वगैरह हैं, वहां से फैट निकलने लगेगा। जब वहां से फैट निकलने लगता है ना, और फैट के रिजर्व्स कम होने लगते हैं, है ना, तो फिर उस दौरान पे कुछ कैसे हॉर्मोन्स और चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ये जब आपका स्टमक काफी देर के लिए एम्प्टी है तो भी आपके कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, जिसको हम हंगर हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग फॉर्म्स के हैं, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे हंगर हॉर्मोन्स होते हैं वो हंगर हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में जाके आपको ब्रेन को मैसेज करते हैं कि यस यू आर हंगरी। तो भूख लगने वाली जो फीलिंग है वो आपको एक तो काफी टाइम के लिए एम्प्टी स्टमक से आ रही है, या जब आपका स्टोर्ड फूड थोड़ा इस्तेमाल होना शुरू हो गया तब आपको भूख लगने की इन्फॉर्मेशन आ लगती है कि अब स्टोर्ड फूड इस्तेमाल हो रहा है, टाइम है कि हम बॉडी को फूड दें। तो देयर आर हंगर हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, उसमें नहीं जा रहे हम, ठीक है, हमारे ओके सिलेबस में भी सर। नहीं है हम बीइंग हंगर, है ना, ठीक है। ओके सर। देखिए अब आपको वापस में बता देता हूँ कि आपकी भूख प्यास किसी भी तरीके की फीलिंग आपके ब्रेन से कंट्रोल्ड है। इट्स ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस आपको भूख प्यास ही नहीं, ठीक है, भूख मिट गई, खाना खाने के बाद एक खुशी का या एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग होना, ठीक है ना, और प्यास लगी, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, वो प्यास बुझ गई वाली फीलिंग, ठीक है। और इतना ही नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ सेटिस्फैक्टरी फीलिंग की, अच्छा काम किया वैसी वाली फीलिंग, इवन सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है ना, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन वो वाली फीलिंग, ये सब आपके हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल रहता है, ठीक है। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को अलॉन्ग विद अमाइगडाला हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो हम आपके नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने खाना वाना खाया और ये खाना खाया, वो सारा खाना बेकार है, ठीक है ना। आपने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज लेके आपने लिवर में पहुंचा दिया, लिवर बोलता है कि मेरे पास तो भाई लिवर ब्रेक करने के लिए एंजाइम भी आपके पास, ठीक है, लिवर में आपने ग्लूकोज ब्रेक भी कर दिया, ठीक है ना।
आपने ग्लूकोज ब्रेक किया, सब सब बढ़िया से किया, आपको मिले कितने एटीपी? आपने ग्लूकोज ब्रेक करके आपको एटीपी मिले ओवरऑल दो, है ना? दो एटीपी मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल अगर बात की जाए तो, है ना? तो दो एटीपी मिले, ठीक है, डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, एनएडीएच और एफएडीएच को भी भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने सिट्रिक एसिड साइकिल किया, उसमें आपको दो दो चार छः, छः सात एटीपी उसमें मिल गए, तो इन टोटल आपको 8 एटीपी मिल गए। आप 8 एटीपी लेके आप खुश हो गए कि भाई 8 एटीपी तो हमको मिल गए, हमने ग्लूकोज पूरा ब्रेक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, ठीक है। अब बचे हुए एटीपी कहाँ से आते हैं? एनएडीएच से आते हैं, एफएडीएच से आते हैं, ये आपको पता है। एनएडीएच और एफएडीएच से एटीपी कैसे आता है? एनएडीएच और एफएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और अल्टीमेट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन है? अल्टीमेट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली खींच लेगा, ठीक है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इसलिए बहुत सारा हाइड्रोजन आयंस मूव कर रहे हैं, एंड क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस मूव कर रहे हैं तो वो वापस आ रहे हैं, तो वो एटीपी बना रहे हैं। तो इन छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन, हमारा ग्लूकोज हमको उतनी एनर्जी नहीं दे सकता जितनी वो देता है, ठीक है ना? तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि बिना ऑक्सीजन के आपका लिया हुआ खाना बेकार है, बिकॉज व्हाट वी डू इज वी डू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोड्यूसेस एनर्जी, एंड इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो फिर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसके एनर्जी का प्रोडक्ट्स कुछ खास नहीं होते हैं, एंड बाय प्रोडक्ट्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसलिए अगर आप एनिमल्स की बात करें, ठीक है, जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है, तो ऐसा कोई एनिमल नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के काम कर रहा हो। फ्रॉम सिंपल पॉरीफेरा स्पंज से लेके द मोस्ट कॉम्प्लेक्स होमोसेपियन सेपियन तक सबको ऑक्सीजन चाहिए। किसके लिए? एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी हमें सेल में मिल रही है, और सेल सबका एक जैसा ही है, सबका वही मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन से को यूज करना फॉर द बिल्डिंग ऑफ फूड एंड गेटिंग द एनर्जी। खाना खाने के तरीके वेरी कर सकते हैं, सांस लेने के तरीके वेरी कर सकते हैं, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म तो कॉमन है, सेल में कंजर्व्ड है। इसका मतलब एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लाइमेडोमोनास या अमीबा, अमीबा से लेके होमोसेपियंस तक सेलुलर लेवल पे एनर्जी लेना, वो सब क्या है? कॉमन है। मतलब सबको एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन और फूड, दो चीजें चाहिए, और एंजाइम्स, है ना? हाँ, लेने का तरीका वेरी कर सकता है, ठीक है ना, कि कोई सरफेस से ही ऑक्सीजन ले लेता है, पानी से ले लेता है, कोई गिल्स के थ्रू ले लेता है, कोई अपने पैरों से ले लेता है जैसे कि नेरिस, ठीक है, तो कोई स्किन से ले लेता है अर्थवर्म या फ्रॉग, और कुछ जो लैंड पे रह रहे हैं वो लंग्स से ले लेते हैं। तो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, तो हमें यहाँ पर हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है, लंग्स के बारे में, एंड ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे चीज़ों की जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये आपको बताया, मैं सिंपल सिंपल बता देता हूँ फटाफट से डायग्राम के बारे में, कि आपके दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, सॉरी, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो एक लेफ्ट लंग है, एक राइट लंग है। आपकी स्क्रीन में दिख रही, हाँ जी, स्क्रीन नहीं नजर आ रही? किसी को नजर नहीं आ रही? नो सर। अरे आपने कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर रखा। अच्छा, ओ दैट वे। हाँ सर। अब नजर आ रही होगी ना स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो आपके दो लंग्स हैं, एक लेफ्ट लंग है, एक राइट लंग है, ठीक है ना। लेफ्ट लंग के दो लोब्स हैं, ठीक है, राइट लंग के 3 लोब्स हैं, ठीक है। तो ट्राइलोबुलर राइट लंग, बायलोबुलर लेफ्ट लंग, ठीक है। और
ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मैं वापस से आपको बताने वाली चीज़ नहीं है, बहुत बचपन से जानते हो कि ट्रैकिया है, मतलब कि फायरिंग से शुरू करते हैं, फायरिंग्स है, फिर एपिग्लॉटिस फ्लैप है जो वेंट पाइप का अपना है, जो उसका अंदर जाने से को प्रिवेंट करता है खाने को। फिर एपिग्लॉटिस को छोड़ के ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द वेंट पाइप। फिर आप आगे जाएंगे तो लैरिंक्स है, द वॉइस बॉक्स, जिससे आप आवाज़ प्रोड्यूस करते हो, है ना। फिर उसके बाद फिर आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो आगे कंटिन्यू करेंगी ब्रोंक्यूल्स तक। फिर कार्टिलेजिनस रिंग्स तो है ही ट्रैकिया में, ट्रैकिया का बाइफर्केशन हो जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, है ना, हालांकि राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। फिर फर्दर बाइफर्केशन है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड फिर फाइनली ब्रोंक्यूल्स। तो आई डोंट थिंक कि ये सारी बातें डिटेल्स में मुझे आपको बताने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो आप एनसीईआरटी से को पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल थिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि समझने वाली कि अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स जाके खुल रहे हैं एल्वुलाई में। और अगर मैं एल्वुलाई की बात करूं, पहले सबसे पहले एल्वुलाई पे आए हैं हम, तो एल्वुलाई कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा आपके लोगों के साथ क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। एल्वुलाई बहुत ही पतला सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ध्यान रखिएगा कि जो आपका ट्रैकिया है वो बाइफर्केट कर रहा है और बॉडी में हम स्केल से नहीं नापते, हम वर्टिब्रे के हिसाब से नापते हैं। तो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे, पांचवा थोरासिक वर्टिब्रे के आसपास जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट करता है। पांचवा थोरासिक वर्टिब्रे मतलब आपके जितने वर्टिब्रे हैं उसमें जो थोरासिक वाले हैं उसमें पांचवा, जो एक्चुअल में 12th वर्टिब्रे होगा, क्योंकि आपके 7 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं गर्दन के, और फिर गर्दन के वर्टिब्रे जहाँ खत्म हो जाते हैं वहां से थोरैक्स के वर्टिब्रे शुरू होते हैं, और थोरैक्स के आपके टोटल 12 वर्टिब्रे होते हैं, उसमें जो फिफ्थ वाला है वहां पर बाइफर्केट कर रहा है आपका ट्रैकिया। किसी का माइक से डिस्टर्बेंस हो रही है, सबसे लेकर तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे ट्रैकिया बाइफर्केट करेगा। खैर, अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स में एल्वुलाई है, एल्वुलाई का गुच्छा है पूरा का पूरा, उसमें से एक एल्वुलाई के बारे में बता रहा हूँ। याद रखना कि एल्वुलाई का एपिथेलिया स्क्वामोस एपिथेलिया है, बहुत ही पतला एपिथेलिया है, ये येलो कलर से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर ये जो रेड कलर से नजर आ रहा है ये कैपिलरी का एपिथेलिया है, ठीक है। तो एक एपिथेलिया हो गया एल्वुलाई का, एक कैपिलरी का, ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया था। बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी और चीजें ब्लड कैपिलरी से होती हुई यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगी। मतलब जो रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसमें आएगा ब्लड कैपिलरी का एपिथेलिया, एल्वुलाई का एपिथेलिया। तो आई एम सो सॉरी, मैंने गलत डायरेक्शन में बना दी। चीजें जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई से कैपिलरी में जाएगी। देखिए मूवमेंट तो दोनों तरफ होंगी, लेकिन जो ऑक्सीजन की बात करें तो वो एल्वुलाई से कैपिलरी में जाएगी। खैर, तो याद रखिएगा इन सब चीजों के बारे में। तो 3 लेयर्स होंगी, एल्वुलाई का एपिथेलिया, कैपिलरी का एपिथेलिया और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैक्रोफेजेस भी रहेंगे, ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस और पैथोजन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, द मैक्रोफेजेस, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एंड एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि इर्रेगुलर मेम्ब्रेन होती है एल्वुलाई की। वो एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन है स्क्वामस एपिथेलिया से बनी है और वो रेगुलर ना होके इर्रेगुलर है, ठीक है। ये बात सारी चीजें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। खैर, और जो चीज मुझे आपको बताने वाली है वो ये वाला डायग्राम समझिए। आपका जो एल्वुलाई है, ठीक है, सॉरी, आपके जो लंग्स हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको मैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलता हूँ। और प्लूरल मेम्ब्रेन 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है इनर और एक होती है आउटर। भाई एक इनर एक आउटर होगी, और इनर वाले को हम विसरल बोलते हैं क्योंकि वो विसरल ऑर्गन की तरफ है, तो विसरल। और बाहर वाली पैराइटल। अच्छा, ये चीज कॉमन है, ये हर जगह रहेगी। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन विसरल और पैराइटल है तो सेम आपकी हार्ट की जो पेरिकार्डियम है वो भी विसरल और पैराइटल होता है। पेरिकार्डियम जो हार्ट की तरफ वो विसरल, और जो हार्ट के बाहर की तरफ है ना वो पैराइटल, पेरिकार्डियम। तो ये हमेशा रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी 2 है, विसरल और पैराइटल। खैर, समझने वाली चीज ये है कि आपकी बीच में प्लूरल कैविटी है ना। भाई एक मेम्ब्रेन हो गई अंदर, एक होगी बाहर, बीच में प्लूरल कैविटी हो गई। प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना।
अभी जो प्लूरल फ्लूइड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्लूरल फ्लूइड आपके फ्रिक्शन फोर्स को कम कर रहा है। अब देखिए क्या होगा जब आप सांस लेंगे छोड़ेंगे, अब मेरी बात समझिएगा जरा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। आई जस्ट, हाँ बताता हूँ मैं आपको कि लेट से ये आपके लंग्स की कवरिंग हो गई अंदर वाली, ठीक है ना, ग्रीन से बनाई है, दैट इज द इनर विसरल मेम्ब्रेन, है ना, इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन, रेड से, और सॉरी ग्रीन से, और रेड से बना दी मैंने आउटर, ठीक है। अभी आपकी लंग्स नॉर्मल है, जैसे ही आप सांस लोगे बेटा तो ये यहाँ जाके यहाँ मूव करेगी, तो क्या होगा, ये ग्रीन वाली रेड वाले के पास आ जाएगी, तो ऐसा हो सकता था जाके चिपक जाए, पहले तो ये हो सकता है। दूसरा, जब ये बार बार मूव करेगी तो एक फ्रिक्शन आएगी, भाई बीच में मूवमेंट है, तो मूवमेंट होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए बीच में फ्लूइड है, ताकि जो फैसिलिटेटिंग मूवमेंट है वो क्या रहे, आसान रहे। तो ये नॉर्मल है और ये सांस लेने के टाइम पे है, ठीक है ना। तो बीच में फ्लूइड जो है, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहा है बेटा, ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, अब प्लूरल फ्लूइड है तो बेटा बहुत ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड है ये, तो फ्लूइड है तो अंदर की तरफ प्रेशर भी लगाएगा, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा तो बेटा क्या होगा, आपकी लंग्स पिचकने लगेंगी। अगर वो पिचक गई तो आपको बहुत जोर से सांस लेनी पड़ेगी उनकी पिचकने को कम करने के लिए। अब ये समझिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि एक बलून है, आपने उसमें हवा भरी और छोड़ दी, सारी हवा निकल गई, तो उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है आपस में चिपक जाती हैं। अब उस बलून में हवा भरने के लिए आपको पहले थोड़ी फूंक मारनी पड़ती है, उसको अलग करना पड़ता है, फिर और फूंक मारनी पड़ती है। अब आप मुझे खुद बताओ कि एक बलून में हवा भरना कब आसान होता है, कि आपने बलून फुलाना शुरू किया, जो शुरू में आपको हवा भरनी पड़ती है बलून में, पूरी जान से फूंक मारनी पड़ती है। एक बार जब बलून में थोड़ी हवा भर जाती है उसके बाद बलून को फुलाना आसान हो जाता है, ठीक है। एक ये रीजन, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझेगा, मेरी कॉन्सेप्ट को समझेगा। ये फ्लूइड अंदर की तरफ कुछ प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को ओवरकम करना बहुत जरूरी है, वरना ये एल्वेलाई चिपक जाएंगे। इसलिए मैं अंदर कुछ एयर हमेशा छोड़ देता हूं, और ये जो एयर है जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ये रिवर्स में प्रेशर लगाता है, और ये रिवर्स में प्रेशर लगने वाला हमेशा ज्यादा होता है, ताकि आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, वो पिचक ना जाए, सिकुड़ ना जाए। इसलिए हमेशा एल्वेलाई में कुछ एयर हमेशा छोड़ दी जाती है, जो प्रेशर लगा रही है अपोजिट टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड इनसाइड द प्लूरल कैविटी। तो ठीक है ना, तो जो लंग्स का प्रेशर, जो पल्मोनरी प्रेशर है, वो हमेशा प्लूरल प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो लंग्स पिचक जाएंगी, पहली चीज ये। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। दूसरा, थोड़ी सी एयर हमेशा छोड़ देने से हम मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे एक और फायदा हो रहा है कि बलून फुलाना आसान हो रहा है, मतलब कि सांस लेने में आसानी आ रही है। देखिए, हम आपको पता भी नहीं है, आप मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान मेरी बातें सुनने में है, जैसा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। या कुछ भी अगर आप कर रहे हो, आप सोच के सांस नहीं ले रहे हो, एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे हो सांस लेने में, आप बहुत ज्यादा ताकत इसलिए नहीं लगा पा रहे हो सांस लेने में क्योंकि क्योंकि आपके एल्वेलाई एक तो बहुत ही छोटे हैं, मतलब कि एक बड़ा बलून, आपका लंग्स बड़े बड़े दो बलून्स नहीं है, आपके लंग्स छोटे 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 छोटे, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक बलून्स हैं, और वो मिलियंस में हैं मिला के, जिनको हम एल्वेलाई बोल रहे हैं, और फिर एक बड़ा बलून बना हुआ है जिसको हम लंग्स बोल रहे हैं। तो वो एक बड़ा बलून नहीं है, वो छोटे 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 बहुत सारे बलून्स हैं, जिसकी वजह से हवा भरना आसान है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, पहला फंक्शन ये एल्वेलाई होने का। दूसरा, एल्वेलाई में हमेशा थोड़ी एयर छोड़ी जा रही है, जिसकी वजह से बलून भरना और आसान है, जैसे बलून आपस में, बलून की वॉल्स चिपक भी नहीं रही। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके इंट्राप्लूरल प्रेशर का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रेशर, जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, जो वो हमेशा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से कम होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर अगर 760 है तो वो 756 ही है, मतलब वो -4 में है,
आ रही बात समझ में? क्लियर पॉइंट, जिससे आपकी लंग्स कोलैप्स होने से बच रही हैं। और ये एक बार क्वेश्चन भी आया था नीट के एग्जाम के अंदर, ठीक है। So that is of importance of the fluid and intrapulmonary pressure और also to the answer the question कि थोड़ी सी एयर हम सांस लेने पे क्यों छोड़ रहे हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों छोड़ रहे हैं, उसका भी ये आंसर है। खैर आगे बढ़ते हैं, सांस लेना और छोड़ने के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। याद रखना आप उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर गलती करेंगे, ठीक है। एक्चुअली उन्हीं क्वेश्चंस के गलत होने का आपको दुख होगा जो आप नहीं सोचते कि गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखिए भाई आपके लाइफ का भी लेसन ही है कि आपको हमेशा उन चीज़ों से दिक्कत होती है, उन चीज़ों से तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है या बुरा लगता है जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती कि ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो नीट का एग्जाम देने के बाद अगर कोई क्वेश्चन बहुत बाहर से आया, बहुत टफ आया, जो कोई नहीं कर पाया या आप नहीं कर पाए, पूरा साल पढ़ के भी नहीं कर सकते थे, वो इतना बाहर से आया, आपको उस क्वेश्चन के गलत होने का दुख नहीं होगा, ठीक है। नीट देने के बाद आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस का दुख होने का उन क्वेश्चंस के गलत होने का दुख होगा पहला, ठीक है। कम दुख से कंसिडर करें तो कम दुख, सबसे कम दुख से बात करें, दुख की बात करें तो उसका होगा जो आप पढ़ सकते थे लेकिन आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जो आप पढ़ सकते थे और आपने नहीं पढ़ा और वो एग्जाम में आ गया तो उसका दुख होगा। और सबसे ज्यादा दुख उन क्वेश्चंस का होगा जो आपने पढ़ा, ठीक है, और आपने पढ़कर भी वो गलत कर दिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, कि आपको लगा कि यहाँ तो मैं गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन पे जिन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस है उसी का क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो सबसे ज्यादा दुख उस चीज का होता है, ठीक है। खैर तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा गलती होने के चांसेस वहीं ज्यादा होते हैं जहां आपको लगता है कि गलती नहीं होगी, ठीक। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें गलती स्टूडेंट्स करते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, आपका जो लंग्स है, ठीक है, उनमें हवा भरने के लिए दो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, एक डायफ्राम की, ठीक है, और दूसरी आपकी रिब्स की। रिब्स की मसल को मैं इंटरकॉस्टल मसल्स बोलता हूँ, जो दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर हम इंटरनल इंटरकॉस्टल की बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की। तो हमेशा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल की बात कर रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। दूसरी मसल्स है आपके डायफ्राम की मसल्स, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि आपके डायफ्राम की जो नॉर्मल पोजीशन है वो ये है, डोम शेप, ठीक है। वो डोम शेप है, कर्वी शेप है, ठीक है। इसको जब आप खींच देंगे नीचे की तरफ तब ये शेप कुछ फ्लैटेंड टाइप की हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी खींच के थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। नॉर्मल डोम्ड है, खींचने के बाद फ्लैटेंड है, तो जितना ये नीचे खींचा उतना वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम गॉट इंक्रीज्ड। सिर्फ डायफ्राम ही नहीं, पार्शियल रोल, मतलब मेन रोल तो डायफ्राम का है, इसके अलावा सेकेंडरी रोल आपके रिब्स का है। आपके रिब्स को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ देखिए, जैसे मैंने एरो बनाया जिस डायरेक्शन में, ठीक ऐसे बाहर और ऊपर की तरफ खींचेंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये खींचती है, ठीक है। और खींचने के बाद ये खींच गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, जब आपने अपनी रिब्स की मसल्स को मूव किया तो भी वॉल्यूम बढ़ा, डायफ्राम मूव किया तो भी वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग एरियाज में बढ़ा लंग्स में ही। लेकिन जब आपने रिब्स की मसल्स को मूव किया तो जो वॉल्यूम बढ़ा वो आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ा, मतलब डॉर्सो पीठ, वेंट्रल, चेस्ट वाला रीजन। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर आपका वॉल्यूम बढ़ा। और जब आपने डायफ्राम को पुल किया तो जो वॉल्यूम बढ़ा वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा है। तो दो एक्सिस आपकी बॉडी की, एक जो पेट के में से बीच में से तलवार निकाल दी तो दैट इज द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। एक सर में तलवार डाली और पैरों से निकाली तो दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो आपके डायफ्राम की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है और आपके रिब्स की मसल्स की वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है। अब सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें आप सिंपल अपना वो लॉ लगा लीजिए, बॉयल्स लॉ, कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा।
तो वॉल्यूम बढ़ा तो बट ऑब्वियसली बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। तो जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाया रिब्स की वजह से, डायफ्राम की वजह से, अंदर का प्रेशर कम हो गया। तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, मतलब अंदर प्रेशर नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। तो बाहर से जो एयर है वो आपके लंग्स में क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो भाई एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बाहर हाई प्रेशर से अंदर लो प्रेशर में आ गई। तो मतलब आपका डायफ्राम को मूव करना या आपका रिब्स का मूव करना सिर्फ अंदर के प्रेशर को कम कर रहा है ताकि एयर अंदर आ सके। इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम अंदर का प्रेशर बाहर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव करके एयर को अंदर बुलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका ब्रेन का कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो पूरा ही समझ लीजिए। हो कैसे रहा है, हो कुछ इस तरीके से रहा है, समझाता हूँ मैं आपको। आपका ये स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, और पॉन्स वेरोली है। ठीक है। आपके हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम को यहाँ भूल जाते हैं, यहाँ सिर्फ पॉन्स और मेडुला की बात करते हैं। मैं डिमार्केट कर देता हूँ। ये इस एरो के ऊपर वाला हिस्सा पॉन्स वेरोली है, इसके नीचे वाला रीजन मेडुला ऑब्लोंगाटा है। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा में आप देखिए, मेडुला ऑब्लोंगाटा में ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये एक है वीआरजी, एक है डीआरजी। इसमें ये डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। होता ये है कि इसका काम क्या है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, ये एक रिदम के साथ बार बार इम्पल्स देता है। इम्पल्स क्या करता है, रिब्स की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि, है ना, ताकि रिब्स आगे की तरफ मूव करें, और डायफ्राम की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि डायफ्राम भी नीचे की तरफ क्या करे, मूव करे। ठीक है। अब होता क्या है कि पूरे 2 सेकंड के लिए ये काम चलता है। आप मेरी बात ध्यान समझेगा। 2 सेकंड के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए डायरेक्ट एनर्जी जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। तो उन 2 सेकंड के लिए आपका जो मेडुला ऑब्लोंगाटा का रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ठीक है ना, या रिदम सेंटर बोलते हैं, रिदम सेंटर। तो आपके जो मेडुला ऑब्लोंगाटा का रिदम सेंटर है वो 2 सेकंड के लिए इम्पल्स देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। आप इमेजिन करो 2 सेकंड के लिए आपके डायफ्राम को खींचा जा रहा है नीचे, और आपके रिब्स को मुख खींचा जा रहा है बाहर की तरफ। जैसे ही 2 सेकंड के लिए बाहर की तरफ खींच रहा है और डायफ्राम नीचे की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा है, वैसे वैसे एयर अंदर भरती जा रही है। तो 2 सेकंड के लिए एयर अंदर भरती है, मतलब इंस्पायरेशन होता है 2 सेकंड का, जो काम किसका है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का। उसके बाद 2 सेकंड तक ये काम करने के बाद डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक गैप लेगा, रुक जाएगा। जैसे भी रुकेगा, देखिए आपने स्प्रिंग को दबाया, ठीक है, दबाने के बाद छोड़ दिया, अपने आप स्प्रिंग रिकॉइल कर जाता है। अब स्प्रिंग तो चलो बहुत ही सिंपल सा, बड़ा ही स्ट्रक्चर ऐसा हो गया जो क्विकली रिकॉइल कर जाएगा। आप इमेजिन करो एक हवा भरा हुआ गद्दा, आपने उसको दबाया, जैसे कई कुशन होते हैं रुई भरी होती है, आपने दबाया, ठीक है, धीरे 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 वो ऊपर आता है। आपका ये मसल्स भी ऐसे ही है, आपने खींचा डायफ्राम, आपने रिब्स खींचा, और आपने 2 सेकंड तक खींचने के बाद छोड़ दिया। फिर वो स्लोली ग्रेजुअली 3 सेकंड तक रिकॉइल करता है, धीरे 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 डायफ्राम ऊपर आएगा, धीरे धीरे रिब्स वापस नॉर्मल आएंगे, इसको लगेंगे 3 सेकंड। उस 3 सेकंड तक एयर आपकी बाहर जाती जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो 2 सेकंड तक इंस्पायरेशन हुआ, फिर 3 सेकंड तक रिकॉइलिंग हुई, तब आपका एक्सपायरेशन हुआ। फिर उसके बाद फिर जब पूरी एयर बाहर चली गई रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ के, ठीक है, उसके बाद फिर से जो आपका रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये फिर से एक्साइट हुआ, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का, फिर से 2 सेकंड के लिए इसको खींचा गया। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 सेकंड के लिए खींचता है, 3 सेकंड का गैप लेता है, फिर 2 सेकंड के लिए खींचता है, फिर 3 सेकंड का गैप लेता है, फिर 2 सेकंड के लिए खींचता है, फिर 3 सेकंड का क्या लेता है, गैप लेता है। इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन चलता रहता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं इस गैप को कम कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस गैप को कम कर दूं तो आपके रेस्पिरेशन के बीच में गैप कम हो जाएगा, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी। ये सांसें तेज आपकी कब होंगी, जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया तो क्या होता है ना, कि अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
सारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड हैं। ये वाली रिएक्शन देखिए, ठीक है। आपका जो CO2 है ये जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, ये वाटर से कंबाइन करता है, H2CO3 बनाता है, H2CO3 HCO3 माइनस और H प्लस में ब्रेक कर जाता है। और ये जो H प्लस है, अब आप देखिए जितना CO2 आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है, उतना H प्लस का अमाउंट बॉडी में ब्लड में बढ़ जाएगा। मतलब ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी, पीएच ब्लड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब पीएच ब्लड का कम हो जाता है, ठीक है, जब एसिडिटी ऑफ द ब्लड बढ़ जाता है, ठीक है, या यही जो एसिडिटी का बढ़ना है ब्लड में, ये ब्लड में ही नहीं आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जब एसिडिटी ब्लड की बढ़ जाती है, तब आपकी जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, वो इंफॉर्मेशन देता है आपके एक दूसरे सेंटर को, ठीक है, जो लोकेटेड है पॉन्स वेरोली में, ठीक है ना, जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दूसरा सेंटर है आपके पॉन्स वेरोली में, याद रखिएगा, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंटर है, ठीक है। जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ CO2 लेवल बढ़ गया है बॉडी में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ये आपके रिदम सेंटर को इनहिबिट कर देगा। किसको? आपके रिदम सेंटर को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और आपका रिदम सेंटर जैसे थोड़ा इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जल्दी से इनहिबिट करने लगेगा। मतलब कि ये 2 सेकंड अभी पूरे भी नहीं होंगे, जैसे 2 सेकंड पूरे हुए, ये आपकी रिकॉइलिंग क्विक कर देगा, गैप को कम कर देगा। तो 2 सेकंड में आपने सांस ली, फिर गैप कम हो गया, फिर 2 सेकंड में सांस ली, फिर गैप कम हो गया, फिर 2 सेकंड में सांस ली। मतलब इसने आपके इंस्पिरेटरी रेट को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, आपके उस 3 सेकंड के गैप को क्या करके, कम करके। तो आप तेज क्या लेते हो, सांसें लेते हो जब आपका CO2 लेवल बढ़ जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबल कौन है, पॉन्स वेरोली। तो पॉन्स वेरोली मेडुला को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मेडुला वाला जो रीजन है वो क्विकली क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका CO2 लेवल को नॉर्मल किया जा रहा है। भाई CO2 लेवल को नॉर्मल करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपका CO2 लेवल बढ़ गया है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दो। और ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा, तेज से सांसें लेने से। तो तेज से सांसें लोगे तो CO2 लेवल अपने आप जो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे वो नॉर्मल हो गया, फिर से आपकी सांसें ऑटोमेटिकली नॉर्मल धीरे हो जाती हैं। भाई आप समझिए इस बात को, जैसे आपने भागना शुरू किया, ठीक है, भागना शुरू किया तो आपने, आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया, एनर्जी कंज्यूम हुई, ऑक्सीजन बहुत जल्दी कंज्यूम होने लगी। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड खूब प्रोड्यूस होने लगी, जो CO2 कंटेंट बढ़ गया, बॉडी का यूज ऑफ एनर्जी बढ़ गया, ठीक है ना। तो जब CO2 लेवल बढ़ा तो फिर आपकी सांसें तेज होने लगी, तेज सांस होने लगी, सांसें आपकी तेज होने लगी, फिर आप रुक गए। लेकिन रुकने के बाद भी आपकी सांसें काफी देर तक तेज रहती हैं, क्योंकि CO2 लेवल अभी भी बढ़ा हुआ है। सांसें तेज रहते जब CO2 लेवल नॉर्मल हो जाएगा, फिर अपने आप आपकी सांस क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारा रोल पॉन्स वेरोली का है। पॉन्स वेरोली आपके एक्सपिरेटरी रेट को क्विक कर रहा है बाय स्टिमुलेटिंग, या आप बाय चेंजिंग, आप कह सकते हैं मॉड्यूलेटिंग द रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ जाए इसको तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे कंट्रोल से, अगर इनडायरेक्टली आता है तो, कि आपका CO2 का लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब CO2 का लेवल जितना ज्यादा होगा, आपके सांस लेने की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो वो आपसे अगर पूछता है कि एक पर्सन का CO2 लेवल बहुत बढ़ गया है, तो बताओ उसकी सांसें तेज जाएंगी धीरे, तो सांसें उसकी तेज हो जाएंगी, गैप कम हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक पर्सन के ना सांसों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा गैप आ रहा है। तो आप सोचिए कि ये बड़ा गैप क्यों आ रहा होगा। 2 सांसों के बीच में बड़े बड़े गैप तब आएंगे जब CO2 लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बात समझे। और कोई पूछे कि 2 सांसों के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, वो बहुत ही छोटा हो गया है, ठीक है ना, तो वो कब छोटा हो जाएगा, वो तब छोटा हो जाएगा जब CO2 लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो 2 सांसों के बीच का जो गैप है वो डिसाइड कौन करेगा, CO2 लेवल। अच्छा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन लेवल का डायरेक्ट रोल नहीं होता है, ठीक है ना, मेन रोल CO2 लेवल का ही होता है।
कंट्रोल करने के लिए द रेस्पिरेशन। ये ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, तो आपको याद रखना है। हालांकि इसमें भी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट लूप होल्स हैं। एनसीईआरटी एक लाइन लिख देती है और उसके मतलब उसका सही होता है, लेकिन उसके कुछ लूप होल्स या कुछ और चीजें भी एक्स्ट्रा रहती हैं, तो हम उसमें नहीं जाते। आप इतना ध्यान रखना कि O2 का डायरेक्ट रोल नहीं है या कोई एक बहुत ही मेजर स्पेसिफिक रोल या सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी कंट्रोल में CO2 के लेवल्स का ही रोल है। तो आई सपोज दैट इज क्लियर टू यू। अल्टीमेटली निचोड़ यही हुआ कि CO2 लेवल तेज ज्यादा तो सांसें तेज, गैप कम, और CO2 लेवल कम तो सांसें धीरे धीरे और गैप ज्यादा। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और पार्शियल प्रेशर ट्रांसपोर्ट और थोड़ा बहुत ये सब पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर रेस्पिरेशन, अगली बार आई सपोज सर्कुलेटर भी हम शुरू कर पाएंगे। तो चलिए, कोई डाउट्स हैं स्पेसिफिकली तो मुझसे पूछ लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही है। नो सर। चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है